जय डियर स्टूडेंट, फोर्स डिफेंस एकेडमी की इस स्पेशल सीरीज में आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जय हिंद बच्चों, ये सीरीज हमारी 1947 के प्रधानमंत्री के सारे इंपॉर्टेंट हमने कार्यकाल देखे, कब कौन सी घटना हुई, और हम बात कर रहे हैं 1990 से लेकर 2000 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री सरकारों के सामंजस्य में आए चले गए, सरकार गिरती रही, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक तोड़ निकाला, क्यों ना गठबंधन की सरकारें बनाई जाए। और मैंने जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यहां पर गठबंधन बनता है और गठबंधन का नाम एनडीए होता है। जी हाँ, क्या नाम होता है गठबंधन का? नाम एनडीए। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये गठबंधन बनता है और अटल जी अक्टूबर 1999 में देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी का तीसरा टर्म था। पहली बार बने थे 13-14 दिन के लिए, उसके बाद 13 महीने के लिए, और उसके बाद फिर चुनाव हुए थे। क्योंकि कारगिल वॉर जीता हुआ था देश, उनको एक अच्छी निगाह से देख रहा था, पार्टी एक नई छवि के रूप में उभर आ रही थी, और कुछ इनके अपने फंक्शन हुआ करते थे, कुछ इनकी अपनी इंपॉर्टेंट चीजें हुआ करती, जिसकी मांगे इनके मेन मोटो में हुआ करती, जैसे राम मंदिर का बनना, धारा 370 का हटना और यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू होना। ये इनके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे इस पार्टी के, और मैनिफेस्टो के मेन पॉइंट्स भी हुआ करते थे। तो अभी वर्तमान में 2022 में समय तो लगा, लेकिन राम मंदिर और 370 जैसे इन्होंने चीज़ों कर दिया है, लेकिन अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून नेक्स्ट उसमें बनने वाला जरूर है, क्योंकि इस पर काम शुरू हो गया है। तो देखते हैं 13 अक्टूबर 1919 को जो महत्वपूर्ण घटना हुई, वो महत्वपूर्ण घटना क्या थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री ही बने, और कुछ दिनों बाद 24 दिसंबर, याद रखिए बड़ा महत्वपूर्ण, अटल जी का समय ये बहुत विवादित तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इसमें बहुत सारी चीजें आई अटल जी के सामने। हुआ क्या था, सरकार को बने कुछ ही समय हुआ था, 24 दिसंबर 1999। इस दिन हुआ है कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया। जी हाँ, और ये इंसिडेंट का नाम है गांधार प्लेन हाईजैक। हमारा जो पूरा प्लेन था, हमारा एयरक्राफ्ट था, उसका नाम था इंडियन एयरलाइंस का C814। जी हाँ, C81, जिसको 1IC जनरेशन का था, 814। इसको नेपाल से, कहां से? नेपाल से आतंकवादियों ने हाईजैक किया। पहले वो इस पूरे प्लेन को ले जाने की कोशिश उनकी पाकिस्तान रही, और पाकिस्तान की तरफ भी इन्होंने फ्लाई किया, भारत सरकार से वही हर बार की तरह डिमांड। लेकिन ये पाकिस्तान नहीं ले गए, वहां कुछ दिन समय रखा, और उसके बाद इसको ले गए अफगानिस्तान। जी हां, और उस समय अफगानिस्तान में जो सरकार थी वो तालिबान सरकार थी। कौन सी सरकार थी? तालिबान, जो अभी वर्तमान में वहां पर है। तो तालिबान सरकार ने उसको अपने गांधार में उतरने की परमिशन दी। हमसे बार्गेनिंग होने लगी, बार्गेनिंग में हमसे इंडियन गवर्नमेंट से बहुत सारे पैसे की डिमांड रखी उन लोगों ने। घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सरकार पर दबाव था कि लोगों को कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी अभी सरकार बनी थी, इसलिए सरकार को ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाहती थी कि हम कुछ मिलिट्री एक्शन ले और जिसके कारण लोगों की जान जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता था। फिर मैंने एक चीज बताई थी कि उसमें भारत के बहुत बड़े जम्मू कश्मीर के नेता जो सरकार में मंत्री भी रहे, मुफ्ती साहब, उनकी बेटी, छोटी बेटी जो है महबूबा मुफ्ती की बहन, वो उसमें शामिल रही मतलब उसमें जो पैसेंजर थे उनमें एक वो थी, और करीब 200 लोग या 220 लोग उसमें प्लेन हाईजैक में थे। इनकी डिमांड महत्वपूर्ण ये थी कि हमारे कुछ आतंकवादी छोड़े जाए, और कुछ करोड़ों रुपए की इनकी डिमांड उस समय रही। और तो तालिबान सरकार से बातचीत हुई, तालिबान सरकार ने हमारा सपोर्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट अगर यहां करेगी तो वो हमारे खिलाफ होगा। ठीक है, फिर उस समय देश के विदेश मंत्री थे मिस्टर जसवंत सिंह, वो
सरकार से बातचीत करते हैं और ताली जो आतंकवादी कैटेगरी थी उनमें समझाने की कोशिश करते हैं, उनको बार्गेनिंग में बहुत कम पर लेके आगे पैसे में, लेकिन कुछ आतंकवादियों को जरूर रिलीज करना पड़ा था। तो विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान जाते उस समय और वहां मिलते अपने पैसेंजर्स को लेकर आ जाए। अजीत डोभाल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा इस हाईजैक में। तो सरकार बनते ही अटल बिहारी वाजपेयी पे एक उनके पूरे कार्यकाल पर एक धब्बा की भारत सरकार कैसी सिक्योरिटी है, हमारे कैसे इंटेलिजेंस काम कर रहे हैं, और हमारा प्लेन हाईजैक हो जाता है। इसको बीतते हुए समय लगा, धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत में एक नया अभियान छेड़ दिया, सर्व शिक्षा अभियान। जी हाँ बच्चों, आपको पता होगा 2002 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जी हाँ, और इस अमेंडमेंट में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो। इस अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए आर्टिकल 21A एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने जो कैंपेन का नाम था उसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षा मिलेगी, वो भी निःशुल्क मिलेगी। तो इसमें रखा गया खासकर बच्चों के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भारत सरकार देगी, लेकिन सरकारी स्कूलों में। और वास्तव में तब से जो एजुकेशन है वो पूरी फ्री हो गई स्कूलों के अंदर। बहुत बड़ा कैंपेन चला, हर बच्चा जो है वो स्कूल जाएगा। वहीं से मिड डे मील जैसे प्रोग्राम शुरू हुए इंडिया में, कि अगर बच्चा स्कूल जाता है, ग्रामीण इलाकों में बड़ी समस्या थी कि बच्चा स्कूल जाता है लेकिन खाना खाने जब आता है तो उसके बाद वो स्कूल नहीं जा पाता। इस समस्याओं के लिए मिड डे मील जैसी प्रोग्राम शुरू हुए। अटल जी का एक बड़ा विजन था कि देश को एक ऐसे स्तर पर ले जाना जहां पर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, क्योंकि उस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जो सबसे सफल पंचवर्षीय योजना में उसका नाम आता है। सर्व शिक्षा अभियान किया तो उन्होंने एक नई पेशकश शुरुआत कर दी अटल जी ने, वो था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जी हाँ, भारत की तमाम सुविधाओं में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहूं तो मैं एक सफलतम प्रयोग था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इस योजना के तहत कई करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया, हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना। आज हिंदुस्तान के तमाम गांव हर शहरों से, हर पक्की सड़कों से लगभग जुड़ गए हैं। सुदूर ग्रामीण इलाकों में समस्या है, लेकिन आज ये पहल भारत में बहुत बड़ा विकास लेकर आई। हर गांव को जोड़ने का प्लान, बड़ा बजट, और ये सब कुछ उस समय किया गया। उसी समय अटल जी ने सोचा कि भारत का व्यापार जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे इतना है नहीं, एयर इतना है नहीं, वाटर उस समय इतना डेवलप हुआ ही नहीं था। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इन्होंने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ये देश का बड़ा प्रोजेक्ट था। जी हाँ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज जिसको कहा जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब इसमें क्या था, इस चतुर्भुज योजना में भारत के 4 शहर जिनसे हमारी पूरी इकोनॉमिक चलती, इनको मेट्रो सिटी कहा जाता था, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई और कोलकाता, इनको पक्की सड़कों से जोड़, पक्की सड़कों का मतलब 6 लेन बनाना, चारों शहरों को जोड़ देना। इसका बजट इतना ज्यादा था कि हमने आम बजट से अलग इसका 5000 करोड़ का बजट अलग से रखा गया था। तो 4 शहर को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, इनको जोड़ने का बड़ा प्लान प्रधानमंत्री अटल बिहारी कर ही रहे थे। देश में एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन दुर्भाग्य देश में वहां अटैक हुआ जहां किसी को पता ही नहीं था। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे राजनीति के मंदिर, देश की संसद पर, पार्लियामेंट पर। और पार्लियामेंट पर अटैक होना, आप समझ सकते हैं कि जब पार्लियामेंट ही सुरक्षित ना रहे तो देश की स्थिति का क्या होगा। और इसके प्लान में पाकिस्तान की ISI का पूरा सपोर्ट, और ये मैं बात कर रहा हूं 2001 की, और ये भी दिसंबर का महीना था, दिसंबर 2001, और इसकी जो तारीख है वो है 13 दिसंबर। जी हां, देखो दिसंबर 1999 में हमारा प्लेन हाईजैक हो गया, उधर कारगिल युद्ध भी हुआ और वो भी 1919 में,
उसके बाद 2001 में हमारा पार्लियामेंट अटैक। जी हां, ये जो पार्लियामेंट अटैक हुआ, इसकी बड़ी प्लानिंग, इसके लिए हमारा इंटेलिजेंस बड़ा जिम्मेदार है। भाई हमें यही नहीं पता हमारी रो और आईबी को कि देश की संसद पर हमला हो रहा है। जो संसद देश के लिए कानून बनाती, जहां जो लोग देश को चलाते हैं, वो 790 लोग पूरे देश को चलाते, देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उस पर हमला करना, वो भी दिल्ली के अंदर। क्या सिक्योरिटी नहीं थी या नहीं था? तो अगर इस पूरे केस को समझेंगे आप, तो गलती अटैक तो हुआ, लेकिन अटैक जो हुआ उसकी प्लानिंग क्या थी, पहले वो समझिए। इसमें बहुत बड़ा फिर वो आतंकवादी, फिर अफजल गुरु, आपने सुना होगा अफजल गुरु, उसको फिर फांसी भी हुई। ये इसका मास्टरमाइंड रहा अफजल गुरु। अफजल गुरु कश्मीर से था, पढ़ा लिखा था, पीएचडी होल्डर था, इंजीनियरिंग की थी इसने। मामला क्या था? मामला यह था कि जो हमारा पार्लियामेंट्री हाउस बना हुआ है, ऐसे गोल शेप में बना हुआ है, और ये एडविन लुटियन साहब ने बनाया था। जो हमारा एक मंदिर, प्राचीन मंदिर मां 64 योगिनी का टेम्पल है, उसी के तर्ज पर बना था। इसमें 4 एंट्रेंस गेट होते बड़े बड़े, ठीक है, लेकिन एंट्री एक से होती है और वीआईपी की एंट्री दूसरे नंबर गेट से होती है। अब ध्यान देना, इसके बाहर पूरा ऐसे चबूतरा बना हुआ है, जहां पर एंट्रेंस गेट पर आपको सीआरपीएफ के जवान मिलते थे, यहां खड़े होते थे। मामला क्या है? तो जब संसद में क्या होता है, जब इस एंट्री गेट से आप जाते हैं तो ऐसे घूमकर बाकी सांसदों को जाना होता था, ऐसे घूमकर इस गेट से एंट्री होती थी सभी लोगों की। वीआईपी लोगों की एंट्री यहां से होती थी। मतलब वीआईपी में कौन, राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति को कभी जाना, प्राइम मिनिस्टर हुआ, इनकी गाड़ियां इधर खड़ी होती थी। उस समय संसद में किसी बिल को लेकर हंगामा चल रहा था, और हंगामा इतना बढ़ गया कि अटल बिहारी वाजपेयी वहां से चले गए। यह आतंकवादियों के लिए बड़ी चीज थी कि प्राइम मिनिस्टर उस समय वहां नहीं थे। अब हुआ क्या, एक गाड़ी उन्होंने वहां से ली, और उस गाड़ी के ऊपर उन्होंने बाकायदा, वो कैसे आई, कहां से आई, वो अलग एक मुद्दा है, हथियार उस गाड़ी में रखे और उस गाड़ी के ऊपर सायरन लगा लिया। और क्योंकि उस समय एम्बेसडर गाड़ियां हुआ करती थी, आपको पता है, तो वो अधिकतर नेताओं के पास ही होती थी। क्योंकि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला, तो एम्बेसडर गाड़ियां आई, उनके पास कुछ आईडी कार्ड थे, सीआरपीएफ ने चेक किया और वो चले गए, वो डायरेक्ट अंदर हो गए। ऐसा कोई ज्यादा उस समय चेकिंग भी नहीं होता था। अब हुई आतंकवादियों से गलती, यहां उनको जाना इधर था इस वाले गेट से, लेकिन क्या हुआ, हड़बड़ी में ड्राइवर ने गाड़ी को इधर मोड़ दिया यहां पर। अगर ये नहीं होता, शायद ये गलती नहीं होती, तो मैं कहूं हमारे देश के आधे नेता उस समय नहीं होते। तो ये गलती आतंकवादी ने ही कर दी थी। यहां पर हुआ क्या कि यहां गेट बंद होता है, क्योंकि मैंने कहा ना वीआईपी एंट्री है, तो यहां पर हर किसी को जाने की परमिशन नहीं होती है। तो ये गेट बंद था उस समय, और यहां वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ियां खड़ी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री की गाड़ियां पहले से जा चुकी थी। हुआ क्या, जो ड्राइवर यहां गया, उसने गेट बंद देखा, तो उसने पीछे पलटा और वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी से उसकी गाड़ी टकरा जाती है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने सोचा भाई किसी नेता की गाड़ी होगी, उन्होंने बोला कि क्या है भाई, क्या कर रहे हो तुम, गाड़ी चलाना नहीं आता। इतने में एक व्यक्ति ने AK-47 निकाली और उस पर चला दी। गोली की आवाज सीआरपीएफ के जवानों तक पहुंची। उनको लगा कि हो सकता है कुछ बाहर कुछ फटाके वटाके कुछ चल रहे होंगे ऐसा उनको, लेकिन अजीब तो लगा, क्योंकि वैसे भी संसद भवन के आसपास ऐसी कोई गतिविधियां नहीं होती है। आनंद फानन में लोग गाड़ी निकालने के चक्कर में गाड़ी ऐसी जगह टकरा दी जहां से निकल नहीं पाया, और सारे आतंकवादी गाड़ी से उतर गए और फायरिंग होने लगी। और फायरिंग होते होते कई सीआरपीएफ के जवान मारे गए। धीरे धीरे ये बात संसद भवन तक पहुंची। संसद भवन के इतने में ये लोग यहां से यहां तक पहुंचे, संसद भवन के तमाम नेताओं को अंदर करके सारे गेट क्लोज कर दिए गए थे। तो अगर मैं कहूं उस आतंकवादी से गलती नहीं होती, तो शायद आधी संसद उस समय नहीं होती हमारी, क्योंकि यहां से एंट्रेंस एक बार हो जाता तो तमाम लोग अरेस्ट हो जाते उस समय। और पता नहीं लोग क्या डिमांड रखते हो। देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री अडवाणी जी उस समय संसद में ही थे। उनकी सुरक्षा का मुद्दा बड़ा था, विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा का मुद्दा था। अभी लोग यहां से यहां पहुंचे, ये याद रखना 2 किलोमीटर का रास्ता होगा। कभी कोई संसद भवन कोई छोटा मोटा तो है नहीं। इतने में हमारी सीआरपीएफ के जवान पुलिस एक्शन में आती है और आतंकवादियों को ऐसे शूट करना शुरू कर देती है। तो यहां तक लगभग नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन ये कम से कम 4-5 घंटे की कशमकश थी जो हुआ था। ये कोई नॉर्मल नहीं था।
बात ये हुई कि चलो आतंकवादी फेल हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? संसद के अंदर हमला, तो लोगों ने पूछा जब नेता मंत्री सुरक्षित नहीं तो फिर देश कैसे सुरक्षा में रहेगा? सब कुछ फेल हो गया। अटल जी ने सभी लोगों को बुलाया कि भाई ये तो हमारे लिए एक शर्म की बात है, हमारे ऊपर एक ऐसा लांछन लगा कि हम देश की सुरक्षा में क्या कर रहे हैं। उसके बाद संसद भवन की जिम्मेदारी एनएसजी को सौंपी गई थी और फिर बहुत उसके बाद वहां पर सिक्योरिटी वगैरह लगाई गई। फिर आपको पता अफजल गुरु उसमें पकड़ाया गया था, फिर अफजल गुरु को 2006 में फांसी भी हुई। तो लेकिन ये था कि भाई भारत की संसद के ऊपर हमला है, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अब अटल जी इससे भी उभरे और 2001 में उभरे ही थे कि फरवरी में एक और देश में बड़ा कांड हो गया जिसका नाम था गोधरा कांड। जी हां, 27 फरवरी 2002। ये वो तारीख है भारत के इतिहास की जिसने मोदी जी को और तमाम नेताओं को बहुत परेशान किया था। 2002, 27 फरवरी 2002। मामला क्या था? गुजरात के अंदर केशुभाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हुआ करते थे, लेकिन केशुभाई पटेल अब बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी नीतियां थोड़ी से लोग विरोध करने लगे थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने सजेशन, नरेंद्र मोदी जो उस समय महामंत्री हुआ करते, उनको कहा तुम युवा है और आप अब गुजरात की कमान संभाली। और उस समय 2001 में गुजरात की कमान उन्होंने संभाली और गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। बनते हुए 1 साल 1.5 साल ही हुआ और राम मंदिर जब आंदोलन चला था उस समय कार सेवा होती थी। तो कार सेवा जब होती थी तो आसपास के तमाम लोग उस जयंती को मनाने जाते थे। वहां पर जब मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई थी तो एक तरह से उनको कार सेवा का यह था कि भाई तमाम लोग आते थे और उनको एक पुष्पांजलि अर्पित करने का नियम होता था कि अयोध्या में जाते थे। गुजरात में उस समय विश्व हिंदू परिषद का बड़ा दबदबा हुआ करता था। तो कार सेवकों की बोगियां मतलब ट्रेन की जो डिब्बे रहते हैं उनको बोगियां कहा जाता है। वो अयोध्या से लौट रहे थे गुजरात। तो गोधरा में 27 फरवरी 2002 को जो घटना हुई वो भारत के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ था। हुआ होगा वो 1947 में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हुआ क्या कि गोधरा स्टेशन पे जब ट्रेन रुकी, और ये बात है सुबह 5 बजे की बात है, और सुबह एक बात है इंसान को रात को नींद आए ना आए, सुबह सुबह जरूर नींद आ ही जाती है। तो वहां पर हुआ क्या कि गोधरा स्टेशन पर ट्रेन रुकी और उस समय कई तथाकथित मुसलमानों ने उसमें आसपास जहां कार सेवक, हिंदू कार सेवक बैठे हुए थे, उनके जो डब्बे थे उनको तार से बांध दिया। जो इमरजेंसी गेट थे उनको लॉक कर दिया। अब लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया, इतना सुबह सुबह कौन इतना टेंशन ले वो। और उसके अंदर जो पेट्रोल बम होते, कैरोसिन उन्होंने डाल दिया। तो करीब 2-3 डब्बे उसमें थे, वो सारे जल गए। उसमें महिला, बच्चे, पुरुष वो सब मर गए। अब नरेंद्र मोदी जी को पता लगा तो उन्होंने जैसे भी इंटेलिजेंस उनका जो भी था, पुलिस कार्रवाई हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन मामला तो धार्मिक भी था, तो राजनीति का रूप तो लेना ही था। उस समय मैंने कहा वीएचपी ने एक प्लान बनाया कि उन्होंने कहा कि भाई ये गोधरा जो हुए शहीद हुए, इनकी मृत्यु नहीं हुए, शहीद हुए हैं। तो सारे जितने भी लोग शहीद हुए अहमदाबाद के अंदर इनकी शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। पुलिस प्रशासन उस समय इतना वो नहीं कर पाए, मना नहीं कर पाए। तो अब जो हुआ, लोगों के अंदर गुस्सा था, रिएक्शन था कि भाई ये कैसे हुआ, ये तो हमारे ऊपर आघात है, हमारे शौर्य के ऊपर आघात है, तो इसका बदला चाहिए। लोगों में बदले की भावना थी। और जब जगह जगह पर ऐसे आंदोलन, शौर्य यात्राएं उनके लिए निकाली गई तो भाई वहां से दंगे भड़क गए। और दंगे भड़क गए तो फिर वही था कि ये तो सांप्रदायिक दंगे थे, हिंदू और मुसलमानों के दंगे रहे। और दंगे बहुत स्तर तक फैले, जिनके केस अभी भी चल रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस दिन कहा कि भाई गोधरा कांड से संबंधित सारे केस अब भारत में नहीं चलेंगे। उस दिन उन्होंने फिर सभी बंद कर दिया। तो इसमें दंगे चले 2-3 महीने तक। ये दंगों की आहट, उस समय मुख्यमंत्री बने थे, इनके ऊपर बड़ा लांछन। और उन्होंने कहा भी भाई हमने सारी पुलिस फोर्स मंगाई। हमने मध्य प्रदेश से कहा, दिग्विजय सिंह उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने हमें फोर्स देने से मना कर दिया। हमने राजस्थान से मांगी, उन्होंने मना कर दिया। हमने महाराष्ट्र से फोर्स मांगी, उन्होंने मना कर दिया।
तो जैसे तैसे जो भी हेल्प हुई सेंट्रल की सीआरपीएफ वहां पहुंचती, लेकिन दंगे इतने भड़क जाते, कई जगह पर बहुत मारकाट होती है और संख्या में, क्योंकि मुसलमान ज्यादा मारे गए थे, क्योंकि रिएक्शन बहुत था, लोगों के अंदर गुस्सा था। तो बात हुई कि भाई सीएम इसमें फेल हुए, सीएम के कहने पर ऐसे दंगे भड़के। उस समय गृह मंत्री अमित शाह हुआ करते थे, तो इनके ऊपर बहुत लांछन लगे। अटल जी ने इनको बुलाया कि नहीं, अब तुम्हें राजधर्म का पालन करना पड़ेगा। ये बड़ा फेमस रहा कि फिर उन्होंने कहा कि हम राजधर्म का ही पालन कर रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां है, गोधरा कांड में जो भी हुआ, दंगे हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस समय अटल जी ने एक विचार कर लिया, विपक्ष का मुझ पर दबाव है और नरेंद्र भाई को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन उस समय बचाने वाले थे अडवाणी जी। अडवाणी जी ने कहा कि नहीं, जो भी हुआ उन्होंने अपनी कोशिश की, इसके लिए हम एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सरकार ने अपनी भरपूर कोशिश की। दुनिया की तमाम मीडिया भारत को कोसने लगी कि भारत सरकार फेल, और उसी समय उस मीडिया के कहने पर अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को कभी भी अमेरिका ना आने की हिदायत दी और कहा कि इनको हम कभी भी वीजा नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? वीजा नहीं देंगे। समय बदला, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, और जब अमेरिका यात्रा हुई तो उसी अमेरिका ने रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो गोधरा कांड की आहट पूरे देश में, कई लोगों को उसके बाद सजा, कई मृत्युदंड, लेकिन कोई किसी को फांसी नहीं हुई। कई सारे केस, कांग्रेस के कई नेता, सांसद जैसे नेता की मृत्यु, और कई जगह अपहरण, बलात्कार जैसे भी घटनाएं, इसमें सामान्य बातें थी हुई, लेकिन कोई सबूत नहीं, अभाव नहीं, कुछ नहीं। एसआईटी गठित की गई, बहुत कुछ किया इन लोगों ने, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह हर चीजों से निकले। गोधरा कांड अटल जी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा था। मैंने कहा कि उधर गांधार हाईजैक हो गया, प्लेन हाईजैक हो गया, इधर संसद पर हमला हो गया, ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन अटल जी अपने विकास की शुरुआत कर चुके थे। तो सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बाद उन्होंने किसानों की बड़ी परवाह थी, तो उन्होंने एक योजना चलाई, किसान क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भारत के तमाम जो किसान हैं उनको क्यों ना 0% पे, बहुत मिनिमम पर किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको केसीसी कहा जाता है, ये उपलब्ध कराए। बैंक उनको लोन उपलब्ध कराए, ताकि लोग बहुत कम इंटरेस्ट पर यहां से ब्याज ले सके और अपनी खेती कर सके बहुत अच्छे से। किसानों की योजना आज किसानों को बहुत लाभ पहुंचा रही है, बहुत फायदा मिला किसानों को। अटल जी के दिमाग में एक योजना और थी, जी हाँ, वो था नदी जोड़ो परियोजना। उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर कई नदियां ऐसी है जो साल भर बहती है, लेकिन कुछ नदियां ऐसी है जो सिर्फ बरसात के मौसम में बहने के बाद सूख जाती है। तो क्यों ना इंटरलिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाए और देश की तमाम नदियां, जैसे गंगा से, यमुना से, उन नदियों को जोड़ा जाए जो नदियां बारिश के मौसम में तो बहती, बाकी समय सूख जाती है। तो हर राज्यों के अंदर ऐसी समस्या है, पानी की समस्या आएगी, जिससे एग्रीकल्चर की समस्या होती है। ये प्रोजेक्ट शुरुआत हुई, लेकिन दुर्भाग्य ये प्रोजेक्ट शुरुआत ही हुआ और अटल जी की सरकार नहीं थी। 2003 की बात थी, उस समय कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले थे, और खासकर 2003 में 3 राज्यों के चुनाव की मैं बताता हूं, क्योंकि उस समय में लगभग पॉलिटिक्स को समझने लग गया था। 2003 की बात है, शायद मैं उस समय 6 या 7th क्लास में रहा होगा, उस समय की बात है। उस समय एक नाम मध्य प्रदेश में उभर कर आया, उमा भारती जी का नाम। जी हाँ, उमा भारती एक उभरता हुआ चेहरा। तो मध्य प्रदेश की सीएम बनी उमा भारती। उसी समय एक और जगह महिला वर्चस्व बीजेपी का फैला, वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया बनी सीएम राजस्थान की, और डॉक्टर रमन सिंह सीएम बने छत्तीसगढ़ के। 3 जगह बीजेपी एक साथ पूर्ण बहुमत में सरकार में आती है। तो अटल जी को यह लगा था कि भाई गोधरा कांड का लोगों में वो डर नहीं है, इससे हमें फायदा मिला है। ये सब कुछ हुआ, बढ़िया अच्छे से हुआ। 2003 की बात है, उस समय वर्ल्ड कप चल रहा था, याद रखना 2003 में, और वर्ल्ड कप चल रहा था 50 वर्ल्ड कप, ये चल रहा था साउथ अफ्रीका में। नई टीम के खिलाड़ी बड़े थे, सचिन तेंदुलकर तो थे ही, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, ये सब लोग दादा की अगुवाई में, मतलब सौरव गांगुली की अगुवाई में मैच खेलने जाते हैं और कई टीमों को हराते हैं। उन मैच के आज भी दृश्य पता है। सबसे पहला मैच हॉलैंड से हुआ था,
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने 125 ही बनाए थे। उसके बाद तमाम चीज़ों को हमने पाकिस्तान को उसमें बड़ी शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने 274 बनाए थे, फिर हमने बनाए। तो हम उस पूरे वर्ल्ड कप में 2 मैच हारे थे, वो दोनों ऑस्ट्रेलिया से थे। बाकी तमाम टीमों को हमने हराया था। और फाइनल मैच में तो क्योंकि बुरी तरह 362 बनाए और हम 233 पर ऑल आउट हो गए उसमें, तो भारत वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंची। 2004 चुनाव का समय भी था और 2004 में उज्जैन में बड़ा महासिंहस्थ लगने वाला था। बीजेपी हर चीज को तैयार कर रही थी, लेकिन 2004 का चुनाव तो बीजेपी ने नारा दिया शाइनिंग इंडिया, देश शाइनिंग हो रहा है। और ये शाइनिंग इंडिया बड़े स्तर पर देश में चला। इनको लगा कि वास्तव में फिर से एक बार पूरा भारत शाइनिंग होगा, हमारी योजना आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाइनिंग इंडिया शाइनिंग नहीं कर पाया। शायद अटल जी को लोग समझ नहीं पाए, उनकी योजनाओं को नहीं समझ पाए और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती है। और उसी समय मैंने कहा जैसे भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस बना था, ऐसे ही अलायंस बना यूपीए। जी हां, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस पार्टी का अलायंस हुआ करता था, यूपीए। तो यूपीए फर्स्ट की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। अब या तो वो एक्सीडेंटल बने या दुर्भाग्य से बने, कैसे भी बने, लेकिन प्रधानमंत्री तो बने। यूपीए की सरकार आई और उस समय बहुत सारे यूपीए सरकार के फर्स्ट में काम, जिसको हम देखें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें वहां रही। उसके बाद यूपीए सेकंड का दौर घोटालों में बहुत रहा और उसके बाद 2014 का एक अलग स्वर्णिम काल शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है और आगे कब तक चलेगा कह नहीं सकते। इसी से हमारी फॉरेन पॉलिसी तय हुई, बहुत कुछ तय हुआ। लेकिन आज जो अटल जी की योजना है, ग्राम सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, नदी जोड़ो योजना, सर्व शिक्षा अभियान, उसका फल आज मिल रहा है लोगों को। और वाकई में देश में बहुत सारा विकास की शुरुआत, ये बहुत कुछ हुआ, बजट खर्च हुआ, बहुत कुछ हुआ देश के अंदर। लेकिन मुद्दे वो थे जिनके मुद्दों पर सरकार बनी थी, तो शायद मुझे लगता है वो मुद्दे कंप्लीट नहीं हुए। लोगों ने कहा कि जब तक मुद्दे कंप्लीट नहीं होंगे हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो आप जो भी जनता से वादे करते हैं, सरकार को उनके मुद्दे अगर कंप्लीट नहीं करती सरकार, तो जनता वोट देते समय चीजों को ध्यान रखती है। और लगभग 2004 के बाद तो लोगों को लगा कि मुद्दे कंप्लीट हुए। 56 इंच का सीना भारतीयों का अब होने लगा है, दुनिया को हम आंख में आंख देखकर बात करने लगे। लोगों को लगना चाहिए कि भारत का इतना तो इंपॉर्टेंस है भाई, 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, दुनिया में दबदबा तो होना चाहिए हमारा, हर चीज में हम डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए अटल जी का ये समय कार्यकाल हमने देखा। 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनने का उनको मौका मिला, लेकिन समस्याएं थी। देश के विकास में बहुत कुछ योगदान दिया। अटल बिहारी वाजपेयी आज हमारे बीच में तो नहीं है, सरकार ने उनको 2016 में भारत रत्न से नवाजा। मैं कहूं कि उनकी हैसियत भारत रत्न से कहीं ज्यादा है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे भीष्म पितामह रहे कि उनके आदर्श को शायद आज भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर नहीं चलती है। क्योंकि वो अटल जी जिन्होंने 13 दिन के बाद इसलिए इस्तीफा दिया था कि किसी सरकार में किसी मंत्री को, किसी सांसद को खरीदने में वो शायद विश्वास नहीं करते थे। वो ऐसी सरकार चलाते थे जो सरकार देश में निस्संदेह ना खरीदी हो ना बेची हो, वो निस्वार्थ के लिए काम करे। उसके आदर्श अभी भी हैं जिंदा, दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श है। लेकिन कहीं ना कहीं समय के साथ थोड़े रास्ते तो चेंज होने लगते हैं, क्योंकि समय के साथ चलना पड़ता है। तो आज के लिए इतना, बाकी अगले एपिसोड में हम जरूर मिलेंगे और यूपीए फर्स्ट और सेकेंड के कार्यकाल को डिस्कस करेंगे। और फिर अगले लेक्चर में 2014 से 2022 का भारत नरेंद्र मोदी सरकार में कैसा रहा उसको डिस्कस करेंगे। जय हिंद बच्चों, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। वंदे मातरम।